India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। हत्या के प्रयास केस में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश राणे को 10 दिन तक गिरफ्तारी से दी राहत। 10 दिन के बाद निचली अदालत में करना होगा आत्मसमर्पण। सीजेआई रमन्ना की पीठ ने जताई विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल की कार्यवाही पर आपत्ति। गेल के पूर्व अध्यक्ष द्वारा ट्रिब्यूनल में केस सुनने पर कहा, यही हाल है तो ट्रिब्यूनल बंद कर दिया जाए। ड्रग्स केस में कथित संलिप्तता के आरोपी अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया को सोमवार तक गिरफ्तारी से संरक्षण। अग्रिम जमानत सुनवाई जल्द ही होगी। फाइव-जी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जूही चावला को राहत। 20 लाख जुर्माना घटाकर 2 लाख की गई। एकल जज की कई टिप्पणियों को भी रिकॉर्ड से हटाया गया। India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, जहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को हत्या के प्रयास के मामले में 10 दिनों के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राणे को निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने और अगले 10 दिनों में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने को कहा है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक नीतीश राणे को सिंधुदुर्ग में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और उन्हें 10 दिनों तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। निर्देश के साथ प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने राणे द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया। याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। राणे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा और महाराष्ट्र राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए हैं। राणे के साथ हाई कोर्ट ने उनके सह आरोपी संदेश उर्फ गोटिया सावंत को भी गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था। आरोपी मनीष दलवी को अग्रिम जमानत दे दी गई है। कंकावली पुलिस ने राणे और अन्य के खिलाफ दिसंबर 2021 में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 120 बी के साथ 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सिंधुदुर्ग की एक सत्र अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद राणे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राणे के खिलाफ मामला संतोष परब की शिकायत पर आधारित है। उसने आरोप लगाया कि जब वो कंकावली में नर्वदे नाका से बाइक पर जा रहा था, बिना नंबर प्लेट वाली एक इनोवा कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और उसे 50 फीट से अधिक घसीटा। इसके बाद हमलावर ने सतीश सावंत नाम के एक व्यक्ति के साथ काम करने पर उसे देख लेने की धमकी दी। परब ने कहा कि उस व्यक्ति ने उसे मारने का प्रयास किया और उसके सीने में छुरा घोंप दिया। इसके अलावा उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने हमलावर को कथित तौर पर ये कहते हुए सुना कि उसे गोटिया सावंत और नीतीश राणे को सूचित करना चाहिए। हाईकोर्ट के समक्ष नीतीश राणे की ओर से ये तर्क दिया गया था कि उन्हें सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो 30 दिसंबर 2021 को होने वाले थे। इसे कैट कॉलिंग घटना बताया गया, जब 23 दिसंबर को विधान भवन के बाहर शिवसेना नेताओं ने कथित तौर पर कहा था कि राणे को सबक सिखाया जाएगा। इसका भी हवाला दिया गया था।
पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजन ने राणे को मास्टरमाइंड बताते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया था कि अब गवाहों को प्रभावित करने की वो कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गेल के पूर्व अध्यक्ष होने के बावजूद विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल या APTEL तकनीकी सदस्य द्वारा गेल मामले सुनने को गंभीर मामला माना है और इसे अस्वीकृत कर दिया है। CJI रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर यही हाल है तो बेहतर होगा कि ट्रिब्यूनल बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल या APTEL के एक तकनीकी सदस्य P&NP के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की, जो गेल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, जिन्होंने गेल से जुड़ी अपीलों की सुनवाई की। CJI रमन्ना ने टिप्पणी की, मैं कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन वो मामले को कैसे सुन सकते हैं? वो मामले को नहीं सुन सकते हैं। अगर ये तरीका है तो ट्रिब्यूनल को बंद कर दे। CJI NV रमन्ना, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की एक बेंच ने APTEL नई दिल्ली द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक तकनीकी सदस्य P&NP APTEL जो गेल इंडिया लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, उन अपीलों की सुनवाई और निर्णय लेने से खुद को अलग नहीं करेंगे जिसमें गेल एक पक्ष है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता MA सिंघवी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर कोर्ट को कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है, जैसे कि व्यक्ति ने उसी संगठन में काम किया है। गेल की ओर से उपस्थित ASG संजय जैन ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता उस मामले के एक पक्ष में नहीं है जिसमें अपेक्षित आदेश पारित किया गया था और उनके द्वारा उस मामले में कोई आपत्ति नहीं की गई जिसमें वो पक्षकार हैं। CJI ने आगे टिप्पणी की, उन्होंने आपत्ति की है या नहीं ये सवाल नहीं है, सवाल औचित्य का है। आखिरकार उन्होंने गेल के एक अधिकारी के रूप में काम किया और अब वो इस मामले को सुनना चाहते हैं। बेंच ने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए सिफारिशें पहले ही की जा चुकी हैं। APTEL में नियुक्तियां पूरी की जा सकती हैं और मामले को सुनाया भी जा सकता है। CJI ने ASG को कहा, आप नियुक्त करें, हमने पहले ही चेयरमैन, प्रेसिडेंट सब कुछ सिफारिशें कर दी हैं। आप नियुक्त करें और मामले को सुनने दें। CJI ने कहा, यदि आपको लगता है कि इस सज्जन के अलावा कोई अन्य पीठ मामलों की सुनवाई के लिए नहीं है, अन्य सदस्यों, चेयरमैन आदि को नियुक्त करें, इसे पूरा करें ताकि चेयरमैन सुनवाई कर सके। मैं भारत सरकार को नोटिस जारी करूंगा, किसी को आने दीजिए और बताने दीजिए कि कब वो चेयरमैन और अन्य लोगों को नियुक्त करेंगे ताकि इन आदेशों से बचा जा सके। इसलिए पीठ ने विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को मामले में उनकी सहायता के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। विद्युत ट्रिब्यूनल में की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में अटॉर्नी जनरल की सहायता मांगी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर मुकुल रोहतगी ने CJI NV रमन्ना से जल्द सुनवाई की मांग की है। साथ ही बताया है कि हाईकोर्ट का अंतरिम संरक्षण 28 जनवरी को खत्म हो जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दे। उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। कोर्ट ने मजीठिया को सोमवार तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी है। इस दौरान CJI ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि ये सब चुनावी बुखार के कारण है, चुनावी बुखार या चुनावी वायरस। वहीं पंजाब सरकार की ओर से पेश P चिदंबरम ने इसका विरोध किया। हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद वो छिपे हुए हैं। हालांकि CJI ने कहा कि पंजाब सरकार सोमवार तक कोई कठोर कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को ही इस मामले में सुनवाई करेगा। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया था। साथ ही 3 दिन का संरक्षण भी दिया गया था। एक ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी से उनकी अंतरिम सुरक्षा समाप्त होने के बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। अदालत ने 18 जनवरी को पूर्व मंत्री को अंतरिम सुरक्षा 24 जनवरी तक बढ़ा दी थी। मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को ड्रग्स के एक मामले में कथित
संलिप्तता के लिए पंजाब पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने 10 जनवरी को उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए मामले की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में 2 घंटे से अधिक समय तक उससे पूछताछ की थी। अभिनेत्री जूही चावला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने चावला पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 20 लाख रुपयों से घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया है और कहा है कि चावला ने 5G मुद्दे को हल्के फुल्के तरीके से नहीं लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ इन टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया है कि उन्होंने प्रचार पाने के लिए 5G नेटवर्क स्थापित करने को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। खंडपीठ ने जूही चावला की अपील को स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश के 4 जून 2021 के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें चावला और 2 अन्य के वाद को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि ये वाद त्रुटिपूर्ण है और उसे कानून का दुरुपयोग करते हुए प्रचार पाने के लिए दायर किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अभिनेत्री जूही चावला को राहत दी है। कोर्ट ने जूही चावला पर लगाया गया 20 लाख रुपए का जुर्माना घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। पीठ ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज करने के दौरान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों को भी हटा दिया। अभिनेत्री पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार पाने के लिए देश में 5G नेटवर्क स्थापित किए जाने के खिलाफ मामला दायर किया था। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि अगर जूही चावला जनता की सेवा से जुड़ा कोई काम करती हैं, तो उन पर 5G वायरलेस नेटवर्क को चुनौती देने वाली याचिका पर लगाया गया जुर्माना 20 लाख से घटाकर 2 लाख किया जा सकता है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने इससे पहले कहा कि हम इसे घटाकर 2 लाख रुपए कर देंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है, ये मानते हुए कि आपका मुवक्किल एक सेलिब्रिटी है, उसे कुछ सार्वजनिक कार्य करने चाहिए, उसकी छवि का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, वो दिल्ली कानून सेवा प्राधिकरण के लिए कुछ कार्य कर सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने मानव शरीर पर 5G तकनीक के प्रभाव पर वास्तविक चिंता जताई थी। उन्होंने बाद में कहा कि वो अदालत द्वारा दिए गए सुझाव पर उनसे निर्देश मांगेंगे। अदालत ने इसके अलावा DLSA सचिव को नोटिस जारी करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 27 जनवरी को सूचीबद्ध किया था। गौरतलब हो कि 21 जनवरी को DSLSA ने आदेश के निष्पादन की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें जूही चावला और 2 अन्यों को 5G वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाले मुकदमे के संबंध में दायर की गई याचिका पर 20 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया था। पिछले साल 4 जून को न्यायाधीश JR मिधा ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ उनके मुकदमे को खारिज कर दिया था। जूही चावला की याचिका में कहा गया है कि आरएफ विकिरण में स्तर मौजूद स्तरों से 10 से 100 गुना अधिक है। इसने ये भी दावा किया गया है कि ये वायरलेस तकनीक मनुष्यों पर अपरिवर्तनीय और गंभीर प्रभावों को भड़काने के लिए एक संभावित खतरा हो सकती है और ये पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। अदालत ने माना था कि जूही चावला और 2 अन्य द्वारा दायर किया गया मुकदमा दोषपूर्ण और सुनवाई योग्य नहीं था। इसमें असत्यापित दावे भी शामिल थे, जिसके बाद इस पर और जुर्माना भी लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि भविष्य की कमाई के नुकसान के कारण आवेदक जिस मुआवजे का हकदार होगा, भले ही स्थायी विकलांगता के कारण उसकी आय का पूरा नुकसान ना हुआ हो, मुआवजे का निर्धारण करते समय आवेदक अपनी विकलांगता की सीमा के अनुरूप अनुपातिक काल्पनिक आय का हकदार होगा। अदालत ने अपीलकर्ता दावेदार को दिए गए मुआवजे को 50,000 से बढ़ाकर 2,70,000 रुपए कर दिए। बॉम्बे हाईकोर्ट मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पालघर के एक अपेक्षित निर्णय के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अपीलकर्ता मूल दावेदार को एक मोटर दुर्घटना में हुई 20% स्थायी विकलांगता के लिए 50,000 रुपए का एकमुश्त मुआवजा दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने अपने अपेक्षित निर्णय और 25 अक्टूबर 2010 के निर्णय में कुल 70,000 रुपए का मुआवजा दिया था, जिसमें चिकित्सा व्यय के लिए 20,000 रुपए और आवेदक की विकलांगता के लिए 50,000 रुपए शामिल थे। ये विचार करते हुए कि क्या ट्रिब्यूनल का 50,000 रुपए का एकमुश्त मुआवजा देना उचित था, जस्टिस NK
जमादार ने अपने फैसले में कहा कि एमवी एक्ट 1988 की धारा 166 के तहत अदालतों को न्याय संगत मुआवजा देने के लिए वैधानिक रूप से आदेश दिया गया है। न्यायालय ने आगे कहा कि न्याय संगत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए व्यक्तिपरकता और मनमानी के तत्व को दूर करने के लिए अदालतों ने निर्धारित किया है कि व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवजे का निर्धारण 2 व्यापक श्रेणियों आर्थिक नुकसान और गैर आर्थिक क्षति के तहत किया जाता है। इस आलोक में न्यायालय ने नोट किया है कि ट्रिब्यूनल ने उस शीर्षक के पहलुओं पर ध्यान दिए बिना एकमुश्त मुआवजा दिया जिसके तहत आवेदक मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा। हाईकोर्ट ने आगे नोट किया कि वर्तमान मामले में आवेदक को श्रेणियों के तहत मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा। तो वहीं केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में राज्य में सिनेमा हॉल को 20% के साथ चलाने और कोविड-19 प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करने की मंजूरी मांगी गई है। याचिका में कहा गया है कि अन्य क्षेत्र अभी भी बिना किसी रुकावट के काम कर रहे हैं। न्यायमूर्ति एन नागेश्वर ने मंगलवार को सरकारी वकील को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया और मामले को 27 जनवरी को विचार के लिए पोस्ट कर दिया। राज्य में फिल्म प्रदर्शकों के एक संगठन द्वारा याचिका दायर की गई थी जिसमें हाल ही के सरकारी आदेशों को चुनौती दी गई है। 20 और 24 जनवरी 2022 को जारी आदेश के तहत राज्य में सिनेमाघरों के कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि महामारी की शुरुआत के बाद से मलयालम फिल्म उद्योग को एक झटके का सामना करना पड़ा है जिसके कारण सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 19 महीने के लिए बंद हो गए हैं। याचिका में कहा गया है 900 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान के साथ मलयालम फिल्म उद्योग अपने अब तक के सबसे खराब संकट से गुजर रहा है। एक के बाद एक संकटों का सामना करने के बाद सिनेमाघरों को अंततः अक्टूबर 2021 में राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ फिर से खोल दिया गया था। महामारी के कारण याचिकाकर्ता और उसके सदस्य सिनेमा घर फिर से खोलने के बाद से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और फेस मास्क समेत कोविड-19 प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता संगठन ने तर्क दिया कि एक विशेष उद्योग पर लगाया गया ऐसा प्रतिबंध मनमाना, अनुचित और भेदभावपूर्ण है। इस आदेश के बाद तिरुवनंतपुरम के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसी तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि होटल और अपार्टमेंट परिसरों से जुड़े मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल और हेल्थ क्लब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.